गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी के तहत हमने अब तक कई सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया है। पिछले कुछ चैप्टरों में हमने अनाच्छादन को शुरू किया है। अनाच्छादन के तहत हम अपर्दन और अपक्षय की प्रक्रिया को पढ़ रहे हैं कि ये दोनों क्या होती हैं। अनाच्छादन में हमने अपक्षय को समझ लिया था कि चट्टानें जब टूट टूट करके अपने स्थान पर गिरती है। अपक्षय कहलाता है जब किसी माध्यम से टूटने के बाद वो गिरती है, फिर बहती है, फिर दूसरी जगह जा कर के उसका निक्षेप हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपर्दन की प्रक्रिया कहते हैं, इरोजन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो डेन्यूडेशन के अंतर्गत हम वेदरिंग और इरोजन इन दोनों का अध्ययन कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम नदीकृत निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिए थे उसके माध्यम से, और मैंने आपको चित्र भी भेजे थे। जो वास्तविक चीज़ें थी वो भी आपको बतला दी मैंने, और जो डायग्राम्स थे वो भी मैंने आपको उसमें बतला दिए। आपको बनाना क्या है, वास्तविक नहीं बनाना आपको परीक्षा में, ड्राइंग की क्लास नहीं है ये। केवल आपको प्रतीकात्मक चिन्ह यानी कि रेखा चित्रों के माध्यम से आपको परीक्षा में जा कर के दर्शाना है। जो आपको कित बुक्स के जो एक दो पेज मैंने भेजे थे, उस बुक्स के पेज के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, चित्र ड्रॉ करना है। और ध्यान दीजिए, ये अगर आपको कोई और पढ़ाता ऐसी चीज़ें तो हो सकता है वो चित्र नहीं बनवाता आपसे। यहाँ पर आप परीक्षा दे के आओगे, परीक्षा देने जब जाओगे तो आपको चित्र बनाना मस्ट है, ज़रूर है। ठीक है, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा। यानी कि आपको हर दफ़ा हर जगह चित्र ज़रूर बनाना है, और चित्र बनाने में मैं आपकी सहायता करने वाला हूँ। चाहे हम स्थल मंडल पढ़ेंगे, चाहे हम जल मंडल पढ़ेंगे या वायुमंडल, हमेशा हर जगह डायग्राम बनेंगे। ठीक है, रोज़ाना की क्लास में लगभग डायग्राम हमारे बनेंगे। थ्योरेटिकल क्लास हमारी होगी, लेकिन थ्योरी के साथ हम उसको प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए। ज्योग्राफी में आपके 100 आउट ऑफ 90 प्लस नंबर आने ज़रूरी है मेरे इस पेपर में। ठीक है, हालांकि पेपर होगा आपका 75 नंबर का। 75 में आपके 65 प्लस नंबर आने ज़रूरी है। 65 प्लस मैं सभी के लिए कह रहा हूँ। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनके तो 64 प्लस नंबर 74 प्लस नंबर आने चाहिए। ठीक है, 75 में से। चलिए, इतनी बात हो गई। अब देखिए, हम नदी की जो स्थलाकृति थी, अपर्दन के फलस्वरूप जो बनी थी, यानी कि कटाव के फलस्वरूप जो स्थलाकृतियाँ बनी थी, उनको हमने देख लिया था। आज की इस कक्षा में हम क्या पढ़ेंगे, निक्षेपण के फलस्वरूप, क्योंकि अपर्दन में निक्षेपण और अपर्दन दोनों हैं, तो उन दोनों के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृतियों को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये वाला जो टॉपिक है हमारा अनाच्छादन, डेन्यूडेशन, ये हमारा बहुत लंबा चलने वाला है, यानी कि 10-15 दिन इसमें लग जाएंगे आसानी से। तो ध्यान दीजिएगा, हम एक एक चैप्टर को एक एक बार में क्लियर करेंगे। यानी कि नदी की अपर्दनात्मक पहले पढ़ा दिया हमने आपको, आज की कक्षा में नदी के निक्षेपणात्मक पढ़ाएंगे, फिर कल की कक्षा में भूमिगत जल की अपर्दनात्मक पढ़ाएंगे, फिर अगली कक्षा में भूमिगत जल की निक्षेपणात्मक पढ़ाएंगे। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है, आप टेंशन ना लें। 1 अक्टूबर से लगभग विश्वविद्यालय आपके खोल दिए जाएंगे, महाविद्यालय आपके खोल दिए जाएंगे। तो आप अपने नोट्स बनाते रहिए लगातार। कॉलेज में जब आएंगे तो अपने नोट्सों की कॉपियाँ ज़रूर लेके आना, क्योंकि आपकी ये कॉलेज जो है ये हाई क्वालिटी की कॉलेज है। आपकी इस कॉलेज में आपके नोट्सों को बारंबार चेक किया जाएगा। आपको चेक किया जाएगा कि आप कितने पढ़ते हैं घर पर। ठीक है, तो इतनी बातें आप ज़रूर आपके दिमाग में रख कर के कॉलेज आना, जब भी आपको कॉलेज आने का मौका मिलेगा। चलिए, बहुत देर हमने बातें कर ली, अब शुरू कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नदी द्वारा या नदीकृत निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ। नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति, नदी द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक
स्थलाकृति। अब देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, नदी जो होती है, नदी पहाड़ों से निकल कर के आती है। नदी जब पहाड़ों से निकल कर के आती है तो नीचे की तरफ गिरिपद जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिरिपद, यानी कि पहाड़ों के पैर। क्या बोलते हैं? गिरिपद। पर्वतों के तल, पर्वतों की तली जो होती है, पर्वतों की तली में क्या होता है, वो जो नदी ऊपर से आ रही है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप। ये एक क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए ये नदी ऊपर ये पहाड़ है, पहाड़ों से ये नदी निकलेगी तो ये नदी यहाँ से इस तरीके से निकलेगी, यहाँ से इस तरीके से निकलेगी, तो अपने साथ जितनी भी मिट्टी लेके आएगी, अपने साथ जितने भी कंकड़ लेके आएगी, अपने साथ जितने भी पत्थर लेके आएगी, वो सभी कहाँ जाएंगे? बोलो, भारी भारी लेके आएगी तो उनका जमाव कहाँ कर देगी? यहाँ पर। कहाँ करेगी उनका निक्षेप? यहाँ पर। हम निक्षेपणात्मक स्थलाकृति पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नदी जब निकलती है तो नदी निकलने के वक्त क्या होता है, ऐसा एक डायग्राम बनता है। कैसा? जैसे मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र ऊंचा, इस पहाड़ी क्षेत्र में से नदी निकलती है तो इस तरीके से अलग अलग धाराओं में वो बहती है नदी, ठीक है। तो इस तरीके से नदी ऊपर से निकल रही है, अलग अलग धाराओं में बहती है, तो यहाँ पर ला करके क्या जमा कर देगी नदी? निक्षेप कर देगी उनका, ठीक है। तो इस तरीके से ये नदी के निकलने के ये जो पथ होते हैं, बीच बीच में ऊंची ऊंची चट्टानें पाई जाती हैं और अंदर उसके क्या पाए जाते हैं? खड्डे पाए जाते हैं। यहाँ से नदी निकल रही है, ये बीच की ऊंची चट्टानें हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच की क्या है भाई? ऊंची ऊंची चट्टानें हैं और ये नालियाँ हैं, ठीक है। ये क्या है? नालियाँ। इसके अंदर से नदी जब बहती है तो ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? जलोढ़ शंकु। क्या बोलते हैं? जलोढ़ पंख। क्या बोलते हैं इनको? जलोढ़ पंख। ऐसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? पंख। कौन सा पंख? जलोढ़ पंख। जलोढ़ क्यों बोलते हैं इनको? जलोढ़ बोलते हैं क्योंकि जल द्वारा लुढ़काकर लाई गई सामग्री। क्या? जल द्वारा लुढ़काकर लाई गई। आज टेंशन ना लें, इस चित्र को ना बनाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चित्र मैं आपको भेज दूँगा इसमें, ठीक है। इसके माध्यम से आपको चित्र ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये किसका है? जलोढ़ पंख का चित्र है और जलोढ़ शंकु का चित्र अब इसके बाद आएगा, ठीक है। तो जलोढ़ पंख का चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। ये इसमें क्या है, देखिए, इसमें जो बीच में ऊंची ऊंची आपको लाइंस दिख रही है सीधी, ये ऊंची लाइनें क्या कर रही है? ये ऊंची लाइनें डिवाइड कर रही है जल को। इधर का जल इस नाली में, एक जल उस नाली में, एक जल उस नाली में। यानी कि आप पहाड़ पे कभी गए हों तो कई सारी जल की धाराएँ दिखाई नहीं देती हमको, तो उन्हीं जल की धाराओं को जलोढ़ पंख नाम दिया गया है। क्या? जलोढ़ पंख। और जलोढ़ पंख ये पहली स्थलाकृति है। क्या है ये? निक्षेपणात्मक पहली स्थलाकृति है जलोढ़ पंख, ठीक है। जलोढ़ पंख। अब इसके बाद क्या है? जलोढ़ पंख जब लगातार नदी इस तरीके से अपर्दन करके काट काट करके चट्टानों का निर्माण या निक्षेप करती रहेगी तो ये वाला एक बहुत विशाल शंकु में बदल जाएगा, ठीक है। शंकु किसको कहते हैं? इस प्रकार की आकृति को तो शंकु कहते हैं। शंकु इसी को तो बोलते हैं ना भाई, शंकु इसी को तो बोलते हैं। तो ये एक विशाल शंकु में बदल जाएगा। तो जलोढ़ पंख के बाद कौन सी स्थलाकृति बन जाएगी? बोलो, जलोढ़ शंकु। क्या बन जाएगा? जलोढ़ शंकु का निर्माण हो जाएगा। दो स्थलाकृतियाँ हैं आपकी, दोनों लगभग एक ही साथ बनेगी, ठीक है। पहले जलोढ़ पंख का निर्माण होगा, फिर जलोढ़ शंकु का निर्माण होगा। ये दोनों स्थलाकृतियाँ कहाँ बनेगी? नदी की उत्पत्ति के कुछ देर बाद, कुछ किलोमीटर आगे। बोले तो नदी ऊपर से नीचे की तरफ निकलेगी, पहाड़ों से नीचे की तरफ आएगी, तो गिरिपदीय क्षेत्रों में ये स्थलाकृति पाई जाएगी। क्योंकि नदी जो है, नदी युवावस्था में होती है तो बहुत तेज कटाव करती है, लंबवत कटाव करती है और अपने साथ जो भी होता है उसको क्या है? बहा कर ले जाती है। लेकिन जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती है, मैदानों में प्रवेश करने के बाद वो अपने साथ लाई गई गाद को, अपने साथ लाई गई चट्टानों को बहा नहीं पाती। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से ये नदियाँ जो है उस सब को नीचे की तरफ फैला देती है। उसको जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु के नाम से हम जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है।
ये दो चीज़ें होगी। फिर इसके बाद क्या है, ये नदी थोड़ी सी आगे निकलती है, हालांकि ये कोई नदी बाढ़ वाला नदी द्वारा निर्मित निक्षेपित मैदान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर नदी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है, इसी क्षेत्र को, ठीक है। इस क्षेत्र में जो कंकड़ पत्थर बिछा देगी उसके नीचे से नदियाँ बहेगी, उस क्षेत्र को भाबर कहेंगे, ठीक है। फिर नदी थोड़ी सी आगे निकल जाएगी, उस क्षेत्र को बांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बांगर और खादर आपने सुना होगा, बांगर ऊंचे जलोढ़, खादर नवीन जलोढ़, तो इसको कहेंगे भाबर। और भाबर के बाद फिर नदियाँ वापस दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, फिर वो तराई क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से तराई और भाबर क्षेत्र भी इन जलोढ़ शंकुओं के अंतर्गत मिलते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको चित्र बना के समझाने की कोशिश की है। चित्र अगर आपके समझ में नहीं आया हो तो आप वो वाला चित्र देख लीजिए। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरी स्थलाकृति है, जलोढ़ पंख हो गया, जलोढ़ शंकु हो गया। इसके बाद तीसरी स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध। क्या है इस स्थलाकृति का नाम? प्राकृतिक तटबंध। ये क्या होता है गुरुजी? देखिए, प्राकृतिक तटबंध के अंतर्गत क्या होता है, नदी जब बहती हुई जाती है, ये मान लीजिए नदी बह रही है, नदी जा रही है, कहाँ जा रही है? नदी ढूंढती है समंदर को जाने को, समंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। नदी कहाँ जा रही है? समंदर में। ये नदी है, ठीक है। नदी में क्या ही है? पानी इधर की तरफ बह रहा है। किधर कहती है इसकी? इधर। तो नदी जब बहती है तो अपने साथ जितना भी अवसाद लेके चलती है नदी, क्या लेके चलती है? अवसाद। अवसाद किसको बोलते हैं? कचरे को। अपने साथ जितने भी कचरा, मिट्टी, पन्नी वगैरह जो भी कुछ लेके जाती है नदी, तो उन सभी को क्या करती है भाई? उन सभी का निक्षेप किनारों पे करती हुई चलती है। कहाँ कर देती है? यहाँ पर। यहाँ पे उनका निक्षेप करती रहती है, जमाती रहती है। कभी आप गए हों, कहाँ गए हों? नदियाँ किनारे। कहाँ गए होंगे आप? नदियाँ किनारे कभी गए हों, बड़ी नदी के किनारे आप गए हों, या बरसात के मौसम में आपने जो बरसाती नदियाँ होती है, नाले होते हैं, उनमें आपने देखा हो तो क्या होता है, नदियों के नालों के किनारे साइड वाले जो भाग होते हैं उनमें क्या होता है भाई, उन साइड वाले किनारों में, उन साइड वाले भागों में नदी निक्षेप करती हुई चलती है। अपने जितने भी अवसाद है, कूड़ा करकट मिट्टी वगैरह, उन सभी को किनारों पे फेंकती हुई चलती है और नदी फिर आगे बढ़ जाती है। वो किनारों पे इसी तरीके से चिपके रह जाते हैं, तो एक तटबंध बन जाते हैं। क्या बोल जाते हैं? तटबंध। तटबंध किसको बोलते हैं? नदी का ये क्या कहलाएगा? तट। तो तटबंध, तट को बंद करने वाला, यानी कि वो ऊंचे ऊंचे निक्षेप हो जाएंगे थोड़े से। यानी कि ये मान लीजिए ये नदी है, तो इसके ऊपर इस तरीके से वो ऊंचे ऊंचे निक्षेप हो जाएंगे, यानी नदी में थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी आ जाएगा तो वो किधर नहीं जाएगा? नदी के दूसरी तरफ नहीं जाएगा। उन तटबंधों की वजह से नदी के अंदर ऊंचाई हो जाती है थोड़ी सी। उनको ऐसे निक्षेपों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक तटबंध। यानी कि प्रकृति के तटबंध हम बनाते हैं ना, यानी कि नदी का पानी रिहायशी इलाकों में ना पहुँचे, तो नदी ऑटोमेटिकली, जब नदी में अवसाद की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, नदी जब बहती है, धीमी गति से बहती है, तो वो इस तरीके के अवसादों का निक्षेप वहाँ पे करती हुई चलती है। इस वजह से क्या बन जाते हैं? प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, प्राकृतिक तटबंध आपने समझ लिया होगा क्या होता है। इसके बाद देखिए, चौथी जो स्थलाकृति है, चित्र में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप नोट्स लिख भी लीजिएगा और इनको बना भी लीजिएगा। बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ अगर लाइव हमारी क्लास जो होती, यानी कि आमने सामने जब हम बैठे हुए थे, तब और अच्छे तरीके से हमको ये समझ में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथे नंबर की होती है गोखुर झील। गोखुर झील या छाड़न झील। गोखुर झील या छाड़न झील क्या होती है? देखिए, नदी जब बहती है तो बहती है, नदी जब बहती है तो विसर्पाकार आकृति में बहती है। आपने देखा होगा कोसी नदी अक्सर इस तरीके की आकृति में बहती है। कैसे? ऐसे बहती है भाई, नदी इसी तरीके से बहती है, ये बहती, ठीक है। अब नदी जब इस तरीके से बहती है तो क्या करती है? इधर से पानी तेज गति से आएगा तो वो कहाँ कटाव करेगा? यहाँ सामने, कि इधर करेगा, वहीं करेगा। यहाँ नदी का कटाव होगा ज़्यादा, तो ये नदी इसको काटती भी जाएगी, आगे काटती भी जाएगी।
एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये पानी इधर से कट करके फिर इधर काटेगा, यहाँ इस क्षेत्र की कटाई करेगा। कटाई करने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे नदी की क्षीण अवस्था हो जाएगी, जीर्ण अवस्था हो जाएगी, नदी का वेग कम पड़ जाएगा, तो वहाँ पे कटाव करना बंद, नदी यहाँ ही से घूमने लग जाएगी। ये वाला क्षेत्र भी क्या है, धीरे 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 यहाँ फिर आगे आएगी नदी, फिर आगे आने के बाद नदी पहले यहाँ कटाव करेगी, यहाँ कटाव करने के बाद पानी इधर आ जाएगा तो इसका कटाव करेगा, यानी कि ये क्षेत्र बढ़ता जाएगा इसका और ये क्षेत्र इसका घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा नदी अपना रास्ता यहाँ से बंद करके कैसी हो जाएगी, ऐसी। समझ में आ रही है नदी? या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये नदी है, ठीक है, ये इसका मार्ग है। अब देखिए ये नदी जो है इस तरीके से जा रही है, तो इस तरीके से जाने के बाद ये इधर से आ रही, इधर कटाव कर ली पहले, तो इधर आ रही है, आने के बाद यहाँ कटाव करेगी, यहाँ कटाव करेगी, तो इसका कटाव करती 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 नदी क्या है, एक समय ऐसा आएगा इसमें जुड़ जाएगी सीधी। तो ये नदी का मार्ग, ये वाला जो भाग है नदी का, ये कट करके कैसा हो जाएगा भाई, सीधा। कैसा हो जाएगा ये, सीधा। इस तरीके से नदी फिर यहाँ से सीधी बहेगी और इधर का ये जो भाग है ये एक झील के नुमा इस तरीके की आकृति में बचा रह जाएगा। इसी झील को क्या कहते हैं, गोखुर झील। गोखुर झील क्यों कहते हैं गुरु जी इसको? गोकुल झील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, गाय के खुर की तरह। गाय का खुर होता है ना ऐसा, गाय का खुर ऐसा ही होता है ना, उसकी तरह इसका जो है स्ट्रक्चर होता है। बकरी का खुर देखा आपने, डबल होता है। बकरी का खुर इस तरीके से होता है ऐसा, गाय का खुर कैसा होता है, पूरा। ठीक है, तो इस तरीके की इसकी स्थलाकृति बन जाती है। यानी कि जब नदी पूरी बहती है इस तरीके से, तो यहाँ नदी इस तरीके से कटाव करती करती एकदम से इसमें सीधी मिल जाती है। सीधी मिलने के बाद ये जो है एक अलग स्थलाकृति बन जाती है, अलग झील की टाइप बन जाती है, वहाँ पानी भरा रह जाता है, मुख्य नदी से कट जाता है। ऐसी झील को गोकुर झील या छाड़न झील, छाड़न झील का मतलब उसको छोड़ देती है। ठीक है, तो ये इसका निर्माण होता है, ये बनता है। ठीक है, इसके बाद अंतिम स्थलाकृति है डेल्टा। क्या है, डेल्टा। इससे तो आप खूब परिचित होंगे इस शब्द से, डेल्टा। डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था हेरोडोटस ने। किसने किया था? हेरोडोटस नामक विद्वान था, भूगोलवेत्ता था, इतिहास का पिता था, उसने किया था। ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल का पिता भी कहते हैं इनको। सबसे पहले हेरोडोटस शब्द इसने दिया था, किसके संदर्भ में दिया था? मिस्र की, कौन सी नदी है बताइए? मिस्र की नील नदी के संदर्भ में। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी के संदर्भ में। आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये नहीं है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो यही है। ठीक है, बड़ी और लंबी में अंतर होता है। बड़ी नदी अमेजन नदी है, बड़ी का मतलब ये अपवाह क्षेत्र उसका ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा पानी आता है उसमें, बहुत कई किलोमीटर लंबी चौड़ी है वो, किलोमीटर लंबी चौड़ी। ठीक है, और ये एक भ्रंश घाटी में बहती है, लंबी है ये, चौड़ी नहीं है। ठीक है, तो मिस्र की नील नदी को इसने, नील नदी के डेल्टा को सबसे पहले देखा, उसी के संदर्भ में इसने डेल्टा शब्द का जो है निर्माण किया। और इसने क्या कहा था? मिस्र को नील नदी का उपहार कहा था। नील नदी का उपहार, क्या बोला था? मिस्र को नील नदी का उपहार इसने कहा था, यानी कि गिफ्ट ऑफ नाइल। मिस्र इज़ ए गिफ्ट ऑफ नाइल, यानी कि नील नदी का उपहार इसने कहा था। डेल्टा देखिए किसको कहते हैं? डेल्टा। नदी जब बहती है तो अपनी अंतिम अवस्था में, क्या? अपनी अंतिम अवस्था में, बुढ़ापे में नदी अपनी अंतिम अवस्था में क्या है, उसका वेग बहुत धीमा पड़ जाता है, बहुत धीमा पड़ जाता है वेग उसका। बहुत धीमा वेग पड़ने के बाद क्या है, उसमें अपने साथ चलने वाले अवसादों को आगे ले जाने की क्षमता नहीं होती। धीरे धीरे चलती है नदी और उसके साथ बहने वाले कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बालू, रेत के कण जो भी होते हैं वो सब उसके साथ परिवहन नहीं कर पाते। तो नदी क्या है, अंतिम अवस्था में ही, मान लीजिए सागर है, क्या ये सागर, यहाँ से सागर शुरू हो गया, ये सागर शुरू हो गया, ये नदी है। तो नदी जब आएगी तो अपने साथ जितने भी निक्षेप लेके आइए
उन सभी का क्या कर देगी, यहाँ पे इस तरीके से क्या कर देगी, उनका जमाव कर देगी। अच्छा, त्रिभुजाकार आकृति में बनता है ये, पूछो क्यों बनता है? क्योंकि ये धीरे धीरे यहाँ तक तो नदी की सीमा है, ये धीरे धीरे इधर ही फैलेगा, ठीक है। बीच में कहाँ तक जाएगा? बीच में जाने के बाद वो बीच में से साइड में गिरता जाएगा। अगर आप एक ही जगह पर मिट्टी डालेंगे, एक ही जगह पर मिट्टी डालेंगे तो वो मिट्टी एक हद तक ऊंचाई पा करके साइड में ही गिरेगी, ठीक है। इसी तरीके से ये नदी का पानी इधर आ रहा है, तो पानी के साथ थोड़े थोड़े बहकर आ गए तो आगे की तरफ चले गएंगे। अब आगे कुछ अवरोध आ जाएगा तो दोनों तरफ फैलते जाएंगे। इस तरीके से ये इस तरीके के एक आकृति का निर्माण होता है। इस आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा। इस आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा। इस आकृति को क्या कहते हैं? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा के नाम से इस आकृति को जाना जाता है। अब ये डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। पक्षी पंजा डेल्टा, एक तो पक्षी का पंजा होता है इस तरीके से, पक्षी का पंजा यानी कि नदी यहाँ पर कई वितरिकाओं में बढ़ जाती है, उसको पक्षी पंजा डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी मिसौरी नदी अमेरिका की पक्षी पंजा डेल्टा का निर्माण करती है। इसके अलावा चापाकार डेल्टा होता है और कई प्रकार के डेल्टे होते हैं। उन सभी को, हमारा वो टॉपिक नहीं है फ़िलहाल, उन सभी को हम कभी मौका मिला तो आपको बताएंगे, ठीक है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। आपने नोट्स भी इसके माध्यम से क्रिएट कर लिए होंगे, बना लिए होंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल हम पढ़ेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित अपर धनात्मक स्थलाकृतियों को। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।